नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 22 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो में विदेश नीति से संबंधित एक डिटेल टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अलावा ये कल नक्सलियों खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें नक्सली के एक प्रमुख नेता जिसका नाम बासव राजू था, 70 वर्ष का था, वो मारा गया। ये CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का बहुत बड़ा नेता था, सचिव स्तर का नेता था, तो वो मारा गया है कल। इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित एक टॉपिक है और एक देखेंगे हम लोग कि अमेरिका ने कौन सा एक नया डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कुछ देश चिंतित भी हैं और माना जा रहा है कि अगली पीढ़ी का डिफेंस सिस्टम होगा। दुनिया में किसी ने भी अभी तक इस स्तर का इमेजिन भी नहीं किया था। उस स्तर का उसने डिफेंस सिस्टम बनाया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ चुनौतियां भी हैं विदेश नीति से संबंधित, उसको भी देखेंगे। और आपके एग्ज़ाम में प्रीटी मेंस दोनों में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या। एक चीज़ और है, ASO का कल फॉर्म आ गया है। 29 तारीख से भरा जाएगा शायद। देखिएगा 29 तारीख से 29 मई से फॉर्म फिलअप होगा। 41 सीट है, भर सकते हैं। 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा। कल रात को मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो डाल दिया था जिसमें मैंने ASO के बारे में बताया था कि क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, PT का एग्ज़ाम कैसे होगा, मेंस का कैसे होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस एग्जामिनेशन में। जुलाई में इसका एग्ज़ाम है, ये भी कैलेंडर में लिखा हुआ है। BPSC PT का जो एग्जामिनेशन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर 10 जून तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो किसी भी हालत में फिर सितंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा अगर 10 जून तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो 71 BPSC का उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो आचार संहिता के पश्चात ही होगा, यानी कि चुनाव के बाद ही आप मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन हो सकता है। एक खतरा ये भी है सरकार को कि अगर 71 BPSC का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में कुछ भी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, जो कि होता ही है, कुछ भी विवाद होता है, तो चुनाव से ठीक पहले सरकार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी। तो आप मान करके चलिएगा कि सितंबर में एग्ज़ाम होने का चांस कम है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि चांस कम है सितंबर में। अधिकांश चांस है कि नवंबर के पश्चात आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी होगा पता चल ही जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाता है पहले, उसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन होगा, तो उसी हिसाब से तैयारी हम लोग कर लेंगे। ओके। और 10 जून के बाद अपना PT का टेस्ट सीरीज आएगा, उसके बारे में जब आएगा तो आपको डिटेल बता दूंगा। अगर आपको जुड़ना हो तो उस समय जुड़िएगा। 1-2 दिन में मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे क्या टेस्ट सीरीज होगा। आज का पहला टॉपिक क्या है, बड़ा ही अचंभा करने वाला न्यूज़ है और भारत की विदेश नीति को बहुत ही बड़ा झटका है। हमारी विदेश नीति बयानों पर आधारित हो गई है, सस्ते तेल खरीदने पर आधारित हो गई है और क्या है तो विदेश से भारतीय को वापस लाने पर आधारित हो गई है। विदेश नीति में कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अचीवमेंट क्या है कि हम रूस से सस्ता तेल खरीद लेते हैं और US के साथ हम बातचीत कर लेते हैं। ये चीज़ बस अचीवमेंट रह गया है। भारतीयों को हम प्लेन भेज कर बाहर से बुला लेते हैं, इसके अलावा कोई भी अचीवमेंट नहीं है। आप मुझे एक गिना देंगे तो मैं मान लूँगा। अचीवमेंट के नाम पर शून्य है, जीरो है। बयानबाजी बहुत है, आपको तरह तरह के बयान दिखेंगे, आँख से रोशनी निकालने वाले वीडियो दिखेंगे, शॉर्ट रील दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इम्पैक्ट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी का उदाहरण है ये। आफ्टर बीजिंग मीट, पाक और जो अफ़गानिस्तान है वो दोनों अब CPEC के भाग होंगे। पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में केवल पाकिस्तान भाग था इसका, लेकिन अफ़गानिस्तान भी अब भाग हो गया है। हमारे विदेश मंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से एक बार फ़ोन पर बात की है, तो पूरे भारत की मीडिया में ये चला दिया गया कि अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा है। दक्षिण एशिया में हम आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा भी उसको। देखिए ये दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का मैप है, सार्क देशों का मैप है। साउथ एशिया इसको कहा जाता है। एशिया का दक्षिण भाग, एशिया के उत्तर भाग में चीन, मंगोलिया और जो रूस है वो आते हैं। दक्षिण भाग में ये देश हैं जिसमें ये भारत है, अपना भारत है, प्यारा भारत है। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये यहाँ पर आपको म्यांमार दिखेगा, ये यहाँ म्यांमार है। ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसमें से किसी के साथ हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं है। मालदीव के साथ संबंध ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस कर रहा है चीन और भारत के बीच में। श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध ठीक ठाक ही हैं। बांग्लादेश के साथ संबंध बिल्कुल ही लोएस्ट पर चल रहे हैं। आप बोलोगे बांग्लादेश के साथ संबंध खराब करने भारत का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है।
विदेशी शक्तियों ने मिलकर, अमेरिका और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर के वहाँ पर भारत की समर्थित जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको भगा दिया उस देश से। और आप बगल में बैठ कर के कुछ भी नहीं कर पाए, आप तख्ता पलट को नहीं रोक पाए। तो ये हमारी नाकामी है। म्यांमार में सैन्य शासन है। नेपाल का चीन के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध है आपकी तुलना में, बिल्कुल सही सुन रहे आप। अफगानिस्तान को किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन वो भी अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भाग हो गया है। सीपीसी को लेकर हमने आपत्ति हमेशा ही दर्ज की है, हमेशा ही दर्ज की, यानी कि साउथ एशिया में किसी भी एक देश के साथ हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है। भूटान के साथ हमारा संबंध है, बिल्कुल है, भूटान के साथ है ही हमारा संबंध, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सीपीसी को लेकर के भारत ने हमेशा आपत्ति दर्ज की है कि भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है। अब इसमें अफगानिस्तान भी इसका भाग होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट इसका ये पड़ेगा कि ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट बना रहे थे, अब उस पोर्ट को बनाने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सीपीसी के थ्रू जो रास्ता गुजरेगा, कॉरिडोर गुजरेगा, वो अफगानिस्तान को समुद्र तक जाने का रास्ता दे ही रहा है, ऑलरेडी बन चुका है, लगभग में यहाँ तक तो बन ही गया है, पाकिस्तान में अधिकांश हिस्सा इसका बन गया है। तो सीपीसी का अगर अफगानिस्तान भाग बनता है तो चाबहार का वैसा कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा, चाबहार का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। चाबहार आपने ठीक है, ईरान रास्ते होते हुए आप यूरोप तक जाने के लिए यूज कर सकते हैं, रूस तक जाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन चाबहार का थ्रू जो हम अफगानिस्तान को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास सही तो होगा, जुड़ तो जाएगा अफगानिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए बहुत महत्व का होगा। उसको ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव वे मिलेगा सीपीसी के थ्रू में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू में उसको रास्ता मिलेगा ही। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसके प्रभाव को भी समझेंगे। सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक कर दिया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक को अब अफगानिस्तान तक विस्तारित किया जाएगा। और ये सूर्य कब से चल रहा है? तो 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी के मई महीने में, हाँ 2021 ईस्वी के अगस्त महीने में जब तालिबान का शासन तख्ता पलट हुआ था, 21 या 22 में, 22 में, हाँ 22 के मई महीने में हुआ था। जब से तख्ता पलट हुआ है तभी से ये चीज़ चल रही थी कि चीन इसको जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसमें शामिल कर सकता है, और कर लिया है उसने, वो सक्सेसफुल हो गया है इसमें। क्या इससे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? नुकसान अगर देखेंगे, हकीकत बताऊं तो हुआ ही है, बिल्कुल हुआ है। हम अफगानिस्तान को किसी बड़े संधि के तहत शामिल नहीं करवा पाए, उन्होंने कर लिया। और अफ़गानिस्तान ने POK को फिर तो पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया, क्योंकि वो तो भारत का हिस्सा है हमारे हिसाब से, है ना। तो ये नुकसान ज़रूर है। यह निर्णय बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक में लिया गया, बीजिंग में हुआ है, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इसाक डार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी शामिल थे। त्रिपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया है, जिसमें व्यापार और निवेश को गहरा किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के बीच में गहरा सहयोग स्थापित होगा इससे। और एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संबंध खराब हो रहे थे, तो चीन ये कोशिश कर रहा है, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फोटो में ये कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के संबंधों को हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे थ्रू इन दोनों का संबंध अच्छा हो जाएगा, ये इंडिकेट करने की चाइना कोशिश कर रहा है। जब पाकिस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके पश्चात से चीन ने तो बहुत बड़े स्तर पर पाकिस्तान की मदद की है। JF-17 50% डिस्काउंट पर बेच रहा है उसको, और पेमेंट भी बाद में लेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फाइटर जेट उसको डिस्काउंट पर बेच रहा है। उसने ये भी बयान दिया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हम रक्षा करेंगे। आपके समर्थन में एक बयान पूरे दुनिया से आया, वो भी इजराइल से आया, उसके अलावा किसी भी देश ने आपका समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि जो आपका रिलायबल पार्टनर है रूस, उसने भी आपका पूर्ण समर्थन नहीं किया। उसने भी केवल यही कहा कि भारत पाकिस्तान को बातचीत के द्वारा मुद्दों को सुलझाना चाहिए था। ये बयान तो हर कोई देश देता है, उसने भी आपके समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। अमेरिका ने तो दिया भी नहीं। बीजिंग में बैठक का समय, बैठक 10 मई को हुआ है और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों की लड़ाई के बाद हुई, जिसके बाद दोनों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। भारत ने सीपेक का विरोध किया क्योंकि यह पाकिस्तानी कब्जे वाले POK से होकर गुजरता है। नई दिल्ली ने इसे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का हिस्सा मानते हुए अपनी संप्रभुता पर सवाल उठाया था। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो POK से होकर के गुजर रहा है, ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, ऐसा हमने माना है। हाल के तनाव के बारे में पता ही, आपको पहलगांव के बारे में पता ही है सारा कुछ। अब जरा हम इसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम डिटेल में जरा पढ़ते हैं।
पहला जो प्रभाव पड़ेगा वह सुरक्षा संबंधी चिंताएं। भारत पहले से ही चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों का सामना कर रहा है। ये त्रिपक्षीय गठजोड़ बन रहा है, त्रिपक्षीय नहीं है गुरु, और भी है पक्षीय। मैं सारे पक्ष आपको दिखा देता हूँ, मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये त्रिपक्षीय हो जाएगा 1, 2 और ये पूरा चीन है। ये त्रिपक्षीय हो जाएगा आपका, ये पूरा इलाका आपके खतरे में पड़ेगा। ये जो है छोटा सा चूहा, ये चीन के साथ में बड़े स्तर पर बातचीत कर रहा है। उसने हमें धमकी दी कि हम नॉर्थ ईस्ट आपका काट देंगे। मुझे पता है, आपको ही पता है कि इसके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। आफ्टर ऑल हम एक एटॉमिक नेशन है, हमारे पास एटॉमिक हथियार है, तो कोई देश हमारे किसी हिस्से को काट नहीं सकता है, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न तो आपके लिए है ही। जो बांग्लादेश आपके उग्रवाद के निपटाने में, नॉर्थ ईस्ट से उग्रवाद को ख़त्म करने में मदद कर रहा था, अब वो तो आपकी मदद नहीं करेगा। तो अगर बाहर के देश चाहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, दिया भी है उन्होंने। मणिपुर में केवल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे एक्सटर्नल प्लेयर भी उसमें शामिल हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की एजेंसियां शामिल हैं, भारत विरोधी तत्व जो हैं वहाँ पर शामिल हैं, एक्टिव हैं, वो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा। कोई बड़ा स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका कुछ समाधान निकाल पाएंगे। केवल एक फ़ोन कॉल कर लेने से, अब मीडिया में बयान दे देने से कुछ नहीं होता है। भारत के लोग समझ ही नहीं पाते चीज़ों को, लेकिन समझ रहे हैं। जो पढ़े लिखे 2-3% ही पॉपुलेशन है भारत में, 10% मान लीजिए, 20%, 30%, वो समझ रहे हैं कि विदेश नीति फेल है हमारी। हकीकत यही है, समझिए इस चीज़ को। केवल सस्ता तेल खरीदना, विदेश से भारतीय वापस लाना, ये विदेश नीति नहीं होता है। फ्रांस के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, ब्रिटेन के साथ संबंध होंगे, रूस के साथ होंगे, अमेरिका के साथ होंगे। आज ही जापान टाइम्स ने छापा है, जापान टाइम्स ने आज ही छापा है कि भारत और अमेरिका का संबंध जो है ये बिना ट्रस्ट के चल रहा है, इसमें कोई विश्वास नहीं बचा है ना। और उसके साथ आप ट्रेड डील कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति से जो हम आउटपुट चाहते थे वैसा कुछ भी हमें नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई एक देश हमारा समर्थन नहीं करता है किसी भी चीज़ को लेकर के। तालिबान सरकार ने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले 22 अप्रैल 2025 की निंदा की थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उसने टेररिस्ट अटैक की निंदा की थी, लेकिन उसका पाकिस्तान और चीन के साथ गठजोड़ भारत के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है। चीन की ग्वादर व अन्य बंदरगाह जैसे श्रीलंका में हबन-टोटा व बढ़ती पकड़ भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश में देखी जा रही है, और हमने भी उसको घेरा है। ऐसा नहीं है, हमने भी मंगोलिया में, मलक्का में, सभी जगहों पर घेरा है। लेकिन हबन-टोटा बंदरगाह जो है ये आपके दक्षिण के एरिया को टारगेट कर सकता है। चीन यहाँ पर अपना सैन्य बेस भी बना रहा है। और ग्वादर बंदरगाह जो है, इसके कारण से चाबहार जो अफ़गानिस्तान के लिए हम एक अलग रूट बना रहे थे, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगा। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? सीपीसी का विस्तार मध्य एशिया तथा चीन और पाकिस्तान की पहुंच को आसान बनाए, जिससे भारत के क्षेत्रीय व्यापारिक प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। भारत का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक वैकल्पिक मार्ग था, वो वैकल्पिक मार्ग अब उनको किसके थ्रू मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा उनको चाबहार के किसका था, ग्वादर पोर्ट के जरिए मिल जाएगा। भारत ने यह भी सोचा था कि हम चाबहार से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उन तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं। लेकिन अब वो भी देश जो हैं धीरे धीरे करके इसी रास्ते को अपनाएंगे। वो इससे भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना जैसे प्रोजेक्ट मौसम, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कम प्रभावी हो सकता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रूस को मुंबई से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं चाबहार के थ्रू में, तो उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़ेगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव यह भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर तब जब भारत 2023 में जम्मू कश्मीर G20 आयोजन की मेज़बानी के लिए योजना बना रहा था, जिसका चीन और पाकिस्तान ने विरोध किया था। ये उस समय की बात है। अफगानिस्तान का तालिबान शासन जो अभी तक किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, इस गठजोड़ से मजबूत हो सकता है और उसको ये मिल सकता है कि रिकॉग्निशन हमें दे दे चीन। अभी तक उसको किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अगर आप डील कर रहे हैं किसी देश के साथ में, किसी विदेश मंत्री के साथ में, तो एक तरह से आप रिकॉग्नाइज ही कर रहे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। आतंकवाद का खतरा इससे बढ़ेगा। मैंने आपको पहले ही समझाया कि हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन है, इसमें खासतौर जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक बढ़ सकते हैं, आने वाले समय में बढ़ेंगे, आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। ये सामाजिक और क्षेत्रीय स्थिरता, सीपीसी के विस्तार से बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में अशांति बढ़ सकती है और
हमारे पास एक ही हथियार फिर बचेगा, वो है बलूचिस्तान का, कि वो जितना ज़्यादा हम उस पर प्रभाव डाल पाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहाँ पर जितना ज़्यादा हम एक्शन ले पाएंगे, जितना ज़्यादा CPEC को हम कमज़ोर कर पाएंगे, वही बस हमारा आउटपुट होगा। एक ही मात्र हमारे पास रास्ता बचेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चिंताओं को मजबूती से उठाना चाहिए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप अपनी चिंता को उठाएंगे तो आपका समर्थन में करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई समर्थन? कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर किसी एक देश के जो कंसर्न है उसको लेकर के सारे देश चिंतित हो जाते हैं? सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच जो होते हैं वहां पर अपने अपने हित की चीज़ों को देखा जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। चाबहार विकास का, बंदरगाह का विकास, ये मैं पिछले 10-12 सालों से सुन रहा हूँ, चाबहार चाबहार चाबहार। पता नहीं ऐसा कौन सा पोर्ट बना रहे हैं जो अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाया है। दरअसल में अमेरिका के प्रभाव के कारण से, अमेरिका के दबाव के कारण से भारत ने ईरान में जो स्थित चाबहार बंदरगाह है जिसको डेवलप कर रहा था, उसका काम स्लो कर दिया था, ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। फिर से अभी चालू जरूर किया है, लेकिन बीच में ऑलमोस्ट बंद कर दिया था अमेरिका के प्रभाव के कारण से। तो हम अपना हित नहीं देखते हैं, दूसरे देशों के दबाव में आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा चुनौतियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। सुरक्षा मजबूती, भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी, सैन्य तैयारी को बढ़ाना होगा, और ये कुछ चुनौतियां हमारे समक्ष आ रही हैं जिसका हमें हल करना पड़ेगा। क्वाड देशों में इस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी क्वाड देश ने एक शब्द आपके लिए नहीं बोला है, जबकि क्वाड जिसके विरोध में बनाया गया चीन ने, उसने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया। ये भी आपको देखना पड़ेगा। न क्वाड आपके काम आया, न UN आपके काम आया, न G20 काम आया, न G7 काम आया, न सार्क काम आया, न SCO काम आया। आपके काम कुछ भी नहीं आए, बस हमारी सेनाएं काम आई जिन्होंने शानदार ऑपरेशन किया और सटीक निशाना लगाया। इसका क्या समाधान हो सकता है उस पर तो हम लोग आएंगे। समाधान इसका भारत को खुद ही तलाशना पड़ेगा। हमें अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। हवाबाजी को बंद करना पड़ेगा। हवाबाजी ज़्यादा है, बदलाव बड़े नीतिगत चीज़ें जो होती हैं, पॉलिसी मेकिंग, उस स्तर पर काम बिल्कुल भी हमने नहीं किया है। कुछ तो ऐसा हम गलत कर रहे होंगे जिसके कारण से सभी देशों के साथ हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे हो रहे हैं, इस पर हमें ज़रूर विचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। क्या है ये? बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। आपके PT मेंस एग्जामिनेशन में गारंटेड मान लीजिए एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। क्या है, थोड़ा सा इसको अगर सामान्य भाषा में समझें, ये पृथ्वी है, ये स्पेस है, चारों तरफ का अलग अलग यहाँ पर ऑर्बिट होते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये जो अर्थ की कक्षाएं हैं, अब इसमें अमेरिका क्या करेगा? सैकड़ों सैटेलाइट को तैनात कर देगा। सैकड़ों सैटेलाइट तैनात करेगा जो 24 घंटे 24 आवर निगरानी करते रहेंगे। कहीं से भी कोई मिसाइल अगर उठता है, फायर किया जाता है और वो अमेरिका की तरफ में जाता है, तो उसको जहाँ से वो उठेगा वहीं पर उसको विनष्ट किया जाता है, वहीं पर इसको गिराया जा सकता है। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार के मिसाइलों को लेकर के इसको बनाया गया है। यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई रडार लगाया हुआ है आपने, तो उसका रेंज एक सीमित होगा। अब रूस से कोई अगर बैलिस्टिक मिसाइल उठेगा, अगर वो अमेरिका की तरफ में बढ़ेगा, तो जब वो अमेरिका के रडार के जद में आएगा तब जाके पता चलेगा। अमेरिका के रडार या किसी भी देश के दुनिया के रडार जो होती है, उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो कुछ ही दूरी तक की चीज़ों को ट्रैक कर पाता है। जबकि अगर कोई चीज़ स्पेस में आपने तैनात कर दिया है, तो किसी भी देश में कोई मिसाइल उठेगा तो अमेरिका के गोल्डन डोम है सिस्टम होगा, इसको पता होगा कि हाँ कोई मिसाइल कहीं से उठा है, उसका लक्ष्य क्या होगा ये भी पता होगा। आने वाले 3 वर्षों में वो चालू कर लेगा इसको। ऐसा भी बोला गया है कि आने वाले 3 वर्षों में हम इसको काम में ले आएंगे, मतलब काम इसका शुरू हो जाएगा, एक काम करने लगेगा, वर्किंग कंडीशन में ये आ जाएगा। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड क्या है? AI तकनीक का इसमें उपयोग किया जाएगा। टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। गोल्डन डोम एक उन्नत अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे अमेरिका विकसित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश, खासकर चीन और रूस से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। यह सिस्टम अंतरिक्ष में सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाएगा जो मिसाइलों का पता लगाएगा, उसकी निगरानी करेगा, उसे नष्ट कर देगा, इससे पहले कि वह अमेरिकी क्षेत्र या उसके सहयोगी देशों तक पहुँचे। ध्यान से सुनिएगा इस शब्दावली को। सहयोगी देश का तात्पर्य है कि अगर कोई देश, जैसे सबसे पहले कनाडा ने बोला है कि हाँ हम भी इस सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं, तो कनाडा को ऊपर भी कोई मिसाइल फायर होगा तो उसको स्पेस से डिटेक्ट करके गिरा दिया जाएगा।
इसको क्या कहा जाता है कि सहयोगी देश भी अमेरिका के कोई हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि नाटो के जितने देश हैं उन सभी तक ये विस्तारित कर दिया जाए, उन सभी तक इसका विस्तारित कर दिया जाए। तो ये एक नई प्रकार की चुनौती उत्पन्न होगी दुनिया में। स्पेस में आप हथियारों को तैनात कर रहे हैं, स्पेस से अब आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये जो चुनौती उत्पन्न होगी तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस प्रकार का हथियार बना सकते हैं। क्या भारत नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, हमारे पास कैपेसिटी भी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ बनाए भी या सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब समझ, जैसे आप नेटफ्लिक्स, जैसे मैंने या आपने भी लिया होगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना कि नेटफ्लिक्स अब मैं भी देखूंगा, तो उसी प्रकार से गोल्डन से डोम का आप सब्सक्रिप्शन ले लें कि भाई साहब हमें भी इस छाते के नीचे रख लो। तो इस प्रकार का हो सकता है बिके ये, या फिर अपना खुद सिस्टम हम बनाएं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? चीन और रूस से खतरा उत्पन्न हो रहा है, वैश्विक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, सहयोगियों की सुरक्षा। ट्रंप ने कहा कि यह सिस्टम न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देश जैसे कनाडा की भी रक्षा करेगा और भी देशों तक इसको विस्तारित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में चीन और रूस ने अपनी मिसाइल तकनीक को काफ़ी उन्नत किया है। उसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पारंपरिक रक्षा प्रणालियों को भेद सकती हैं, मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्नत वाले बने हैं उनको भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। जो क्रूज मिसाइलें हैं ब्रह्मोस जैसी, वो तो आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये डिटेक्ट कहाँ से नहीं कर पाते हैं हम? पृथ्वी पर अगर रडार लगा हो तो। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है। चूँकि अमेरिका से चीन की भी दूरी पर्याप्त है, रूस की भी दूरी पर्याप्त है, अगर देखेंगे तो फिर ये उसके लिए आसान हो जाएगा कि इस प्रकार के सिस्टम के थ्रू में, इस प्रकार के शील्ड के थ्रू वो अमेरिका की रक्षा कर पाए और आने वाले पीढ़ी के लिए, युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वो समझिएगा इस चीज़ को, अमेरिका जो आज हम कर रहे हैं वो 50 साल पहले करके बैठा हुआ है। वो ये हकीकत है। जो चिनूक आज हमने ख़रीदा है वो 1985 में जो युद्ध हुआ था ईरान इराक का वगैरह, खारी युद्ध वगैरह बहुत सारे युद्ध हुए हैं, वियतनाम युद्ध और फलानी कौन कौन सा युद्ध, उसमें वो यूज कर चुका है जो चिनूक हमने पिछले साल ख़रीदा है। तो इस प्रकार का इस सिस्टम है। माना जा रहा है कि जो विश्व में आने वाले युद्ध होंगे, आने वाले समय के नेक्स्ट जनरेशन जो वॉरफेयर है उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यह कैसे काम करेगा? सैटेलाइट का एक नेटवर्क होगा। गोल्डन डोम सैकड़ों सैटेलाइट का एक जाल बनाएगा जो पृथ्वी की रक्षा में तैनात होंगे। ये सैटेलाइट लेजर, सेंसर और रडार से लैस होंगे। पता लगाना, डिटेक्ट करना, निगरानी करना और रोकना, 3 चरणों में ये काम करेगा। 3 चरणों में ये काम करेगा और प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करके या लेजर का इस्तेमाल करके जो मिसाइल बढ़ रही है अमेरिका की तरफ में उसको ही गिरा देगा। प्रोजेक्ट की लागत और समय सीमा, लागत बहुत ज़्यादा है, 14.5 लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़, हमारी जीडीपी का लगभग में 20% नहीं, अप्रॉक्स 10%, इतना लागत है। ये कितना है? 14.5 लाख करोड़। ठीक है। समय सीमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह सिस्टम उनके कार्यकाल के अंत तक जनवरी 2029 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी। नेतृत्व और प्रबंधन, यूएसए स्पेस फोर्स जनरल माइकल ग्वेटलैंड को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। स्पेस फोर्स है, वहाँ पर एक स्पेस के लिए उन्होंने अलग से फोर्स बनाया हुआ है। वे ट्रंप की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और 21 मई 2025 को व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की है। कनाडा का समर्थन मिला है। कनाडा ने बोला है कि ये अच्छी चीज़ है, हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अन्य संभावित सहयोगी भविष्य में नाटो के और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। रूस ने इसका विरोध किया है, चीन ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। तो इनको तो चिंता जाहिर करना ही था क्योंकि इन्हीं के खिलाफ ये बनाया गया है। भारत का प्रभाव, यह प्रोजेक्ट वैश्विक हथियारिक दौर को तेज करेगा। चीन जो पहले से ही भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा है, अपनी मिसाइल तकनीकों को और उन्नत कर सकता है। भारत को भी अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली, डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, अग्नि मिसाइल जैसी जो चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रभाव, अगर गोल्डन डोम सफल होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को क्षेत्रीय प्रभुत्व दे सकता है। इससे भारत का मध्य एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव कम हो सकता है। कूटनीतिक प्रभाव भी होगा। भारत को अमेरिका, रूस, चीन के बीच में संतुलन बनाना होगा जो हमेशा से बनाता आ रहा है और इस संतुलन बनाते हम असंतुलित होते जा रहे हैं। आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता, चीन और रूस की प्रतिक्रिया से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है और पूरी दुनिया में ही अस्थिरता बढ़ सकती है। तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको पता है समाधान इसका क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। किसी ने एक सिस्टम बनाया है
तो आप उससे अच्छा सिस्टम बना लीजिए, यही समाधान है। युद्ध में रफ्तार और धार का खेल होता है, तकनीक का खेल होता है। जिसके पास तकनीक अच्छी है, जो पहले वॉर करता है, जो सटीकता से वॉर कर सकता है, वही विजेता होता है। अमेरिका इसमें हमेशा से आगे रहा है। चीन भले कुछ भी करे, अमेरिका अमेरिका ही है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। नेक्स्ट टॉपिक है कि INS कौंडिन्या, कौंडिन्या नाम है इसका। ये एक नेवी का एक नया शिप है जिसको नेवी में शामिल किया गया है और इसके बारे में बड़ा न्यूज़ चल रहा है। इसका न्यूज़, इसमें जो नाम है वो एंशियंट समय से लिया गया है। एंशियंट समय के एक बहुत बड़े नाविक हुए हैं जिनके नाम से इसका नाम लिया गया है। INS कौंडिन्या नाम है। 2000 साल पहले एक भारतीय व्यापारी जहाज़ मेकोंग डेल्टा दक्षिण वियतनाम के पास से गुजरा था। जहाज़ पर भारतीय व्यापारी कौंडिन्या और भारतीय चालक दल उसमें शामिल थे। 2000 वर्ष पहले की कहानी से लिया गया इसका नाम। समुद्री डाकुओं ने जहाज़ पर हमला किया जिससे जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया, उसे किनारे पर लंगर डालना पड़ा था। योद्धा रानी सोमा और प्रेमा की कहानी भी है इसमें जुड़ा हुआ। स्थानीय कबीले के योद्धा रानी सोमा ने चालक दल को घेर लिया। चालक दल की संख्या से अधिक होने के बावजूद सोमा कौंडिन्या ने प्यार करने लगी और उससे कौंडिन्या की शादी का प्रस्ताव भी दिया था। ये कहानी है, एक कहानी है छोटा सा। इसी का जो कैरेक्टर है कौंडिन्या, ये एक बहुत ही सफल नौचालक माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर INS कौंडिन्या का नाम दिया गया है। और इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसको जो जहाज़ को बनाया गया है वो पूरा प्राचीन तकनीक का उपयोग करके ही, जो भारत में ना जहाज़ निर्माण की प्राचीन तकनीक रही है उसी का उपयोग करके इस जहाज़ को बनाया गया है। इसलिए इसका नाम भी कौंडिन्या रखा गया है। कौंडिन्या का उद्घाटन किया गया 21 मई 2025 को। भारतीय नौसेना के कारवार, कर्नाटक के नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के जहाज़ INS कौंडिन्या को शामिल किया गया है। सिला हुआ जहाज़ कहा जाता है, स्टील शिप कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। यह जहाज़ 5वीं शताब्दी के जहाज़ की प्रतिकृति है, फोटोकॉपी है एक तरह का उसका, जिसका चित्रण अजंता गुफाओं के पेंटिंग में मिलता है। इसीलिए सारा कुछ इसमें प्राचीन चीज़ों का उपयोग किया गया, तकनीक, डिजाइन, हर चीज़ का। इसीलिए इसका नाम भी उसी प्रकार का रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। यह जहाज़ 5वीं शताब्दी के जहाज़ की प्रतिकृति है जिसका चित्रण अजंता गुफाओं में किया गया है। अजंता बौद्धिज्म से बिलोंग करता है। बौद्धिज्म के सारे चित्र और मूर्तियां उसमें बनी हुई हैं। कौंडिन्या का ऐतिहासिक महत्व भी है। कौंडिन्या पहले भारतीय नाविक थे जिन्होंने भारतीय सागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जहाज़ का उद्देश्य क्या होगा? 15 सदस्यीय भारतीय नौसेना दल इस जहाज़ को लेकर 2025 के अंत तक ओमान तक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों की यात्रा करेगा। जो प्राचीन मार्ग रहे हैं उन मार्गों की यात्रा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रभाव क्या है? तो भाई सांस्कृतिक गौरव का चीज़ है और प्राचीन जो हमारी तकनीक रही है उसका प्रचार हम दुनिया भर में करेंगे कि भारत में पहले से ही जहाज़ बनते आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक हैं, भारतीय लेखिका हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं और इनकी किताब को, जिसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प नाम है। इस हार्ट लैम्प किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसके द्वारा? तो इसको दीपा भट्टी के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मूल रूप से ये जो किताब है हार्ट लैम्प वो कन्नड़ भाषा की है, लेकिन कन्नड़ भाषा में बुकर पुरस्कार नहीं दिया जाता इंटरनेशनल। केवल और केवल इंग्लिश भाषा की किताबों को, साहित्यों को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए इसका जब अनुवाद किया गया दीपा भट्टी के द्वारा अंग्रेजी में, तो इसको पुरस्कृत किया गया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से। इस प्रकार इससे पहले टूम्ब ऑफ सैंड, जिसको टॉम्ब ऑफ सैंड भी कहते हैं, रेत समाधि किताब है, गीतांजलि श्री की किताब है, उत्तर प्रदेश की कहानी उन्होंने लिखी थी, उसका उन्होंने अनुवाद किया। तो वो जो किताब है उसको दिया गया था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो हाल फिलहाल में 2 भारतीय लेखिकाओं को किताब का पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों को अपनी अपनी कृति के लिए, एक है हार्ट लैम्प और दूसरा है टूम्ब ऑफ सैंड करके है, ऐसे ही रेत समाधि किताब का नाम है, टूम्ब ऑफ सैंड है उस किताब का नाम। यह किताब मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई, लेकिन दीपा भट्टी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बानू मुश्ताक 77 वर्ष की 1990 में से कर्नाटक में एक वकील हैं, महिला अधिकारियों की कार्यकर्ता रही हैं। महिला अधिकार, वुमेन राइट्स जो हैं उसको लेकर के इन्होंने एक्टिविस्ट भी रही हैं। ये कर्नाटक के हसन जिले में एक मुस्लिम परिवार 1948 में पैदा हुई थी। उन्होंने लंकेश पत्रिका के लिए एक रिपोर्टर के रूप में भी काम किया था। यह मुस्लिम समुदाय में प्रतिसत्ता और न्याय के खिलाफ सक्रिय रही हैं। जो मुस्लिम समाज में प्रतिसत्तात्मकता है, जो पुरुषवादी समाज है
और अन्याय होता है जो महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ ही आवाज़ बुलंद करती रही हैं। हर्ट लैम्प के बारे में यह किताब मुस्लिम महिलाओं को रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली चुपके से बगावत, यानी कि जो बनाए गए रूल रेगुलेशंस हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं मुस्लिम समाज में, उसके खिलाफ वो चुपके से जो बगावत करती हैं, मतलब छोटे मोटे स्तर पर जो उसका विरोध करती हैं या उससे चुरा करके उससे छुप छुपा के कुछ चीज़ें करती हैं, उसके बारे में ये किताब बताता है। कहानियाँ रसोई, बेडरूम, प्रार्थना कक्ष में घटित होती हैं, जहाँ महिलाएं अपने तरीके से प्रतिसत्तात्मकता का विरोध करती हैं, यानी कि महिलाओं के जीवन के हर रंग को इन्होंने बताने का प्रयास किया है, जहाँ पर वो प्रतिसत्तात्मकता के खिलाफ लड़ रही होती हैं। पेट्रियार्कल जो सोसाइटी हमारी, उसके खिलाफ वो लड़ रही होती हैं। बनु मुश्ताक ने कहा कि उनकी कहानियाँ उन महिलाओं के बारे में है जो धर्म, समाज और राजनीतिक से उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। इन तीनों स्तर पर उत्पीड़न का सामना कर रही है, उसी से संबंधित है ये किताब। बनु मुश्ताक को 2022 में टॉम ऑफ सेंट के लिए कन्नड़ भाषा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। बनु मुश्ताक को इससे पहले 2022 ईस्वी में गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बनु मुश्ताक जी के बारे में किताब के नाम पूछे जा सकते हैं और किताब किस विषय पर बना हुआ ये भी पूछा जा सकता है। मॉस चीफ एमंग 27 किलिंग बस्तर, कल बस्तर बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ, जहाँ पर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग विंग ने मिलकर ऑपरेशन किया, जिससे मारा गया कौन, तो ये केशव राव, नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू नाम था इसका। 70 वर्ष का था ये, बहुत समय से नक्सली में एक्टिविस्ट था। 1.5-2 करोड़ रुपया का इसका ऊपर इनाम भी था और इसको कल निपटा दिया उन लोगों ने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के आबूझमार क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 27 माओवादी मारा गया, जिसमें 70 वर्षीय बासव राजू भी शामिल था। और इस तरीके से इस साल 200 का आंकड़ा पार हो चुका है, इस साल डबल सेंचुरी लग चुकी है। 31 मार्च 2026 से पहले हमें नक्सल को ख़त्म करना है देश से, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। ठीक है, इस ऑपरेशन का क्या नाम था, अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ब्लैक फॉरेस्ट, इसका ऑपरेशन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। मुठभेड़ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत हुआ है, जिसमें 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, 84 ने समर्पण किया है और 200 को हम निपटा चुके हैं। CPIM ये एक भारत में बैन एक संस्था है जिसका लीडर था ये बासव राजू। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, ये लोग क्रांति खेलते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि हिंसक तरीके से हम सरकार सत्ता को उखाड़ करके फेंक देंगे। सोचिए जरा कितना निरा मूर्ख होंगे मानसिक तौर पर, कितने बुद्धिहीन लोग होंगे। इनको ये नहीं पता कि इतने बड़े सरकारी तंत्र को 2-400 या 2-4 हज़ार लोग बंदूक उठा करके नहीं उखाड़ करके फेंक सकते हैं। झूठ मूठ कर खुद भी मारे जाते हैं और भ्रमित करते हैं यूनिवर्सिटी के नए नए सो कॉल पढ़े लिखे बाल बच्चों को। दिल्ली में बहुत सारे जगहों पर जो लेफ्ट विंग वाले हैं उन्होंने तो कल चूड़ियाँ तोड़ ली होगी, रो के बुरा हाल हो रहा होगा उनका। तो समझना चाहिए क्रांति आजकल के दौर में नहीं खेलना चाहिए। माओवाद, मार्क्सवाद, ये सबसे इरेलेवेंट विचारधारा बन गया है आज के दौर में। आप लोगों को पढ़ना होगा ना, मार्क्स का समाजवाद पढ़ना होता है ना, मार्क्स का सोशल जस्टिस पढ़ना होता है भाई। तो आपको पढ़ने में लगेगा कि स्वप्न लोकी ये दुनिया है, हकीकत में इससे बकवास चीज़ कुछ नहीं होता है। यह संगठन भारत में सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह माओवाद माओ से तुंग की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के जरिए सत्ता हासिल करने पर जोर दिया जाता है। माओ से तुंग मर गया, चीन जो है वो कैपिटलिस्ट बन गया और ये अभी तक बंदूक लेके जंगल में घूम रहे हैं, क्रांति खेलते हैं, लाल सलाम करते हैं। उत्पत्ति और इतिहास, माओवादी पार्टी की स्थापना 21 सितंबर 2004 को हुई, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, पीपुल्स वॉर CPI-ML PW और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का विलय हो गया था। नक्सलवादी आंदोलन ये 1967 में बंगाल से शुरू हुआ था ये। चारू मजुमदार और कानू सान्याल का आपने नाम सुना होगा, इसी ने शुरू किया था। उद्देश्य, माओवादियों का मानना है कि भारत की मौजूदा सरकार पूंजीवादी और सामंती है, इसे सशस्त्र क्रांति के जरिए बदलने की जरूरत है ना। बदल गया भाई। संगठन और संरचना, नेतृत्व माओवादी पार्टी का सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इसके शीर्ष निकाय हैं। हाल ही में 21 मई 2025 को इसके महासचिव नामला केशव राव उर्फ बासव राजू को छत्तीसगढ़ के आबूझमार मुठभेड़ में टपका दिया गया। सशस्त्र विंग है पार्टी की सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो गुरिल्ला युद्ध और हमलों को अंजाम देती है, अब वो भी खत्म होने के कागार पर ही है।
क्षेत्रीय प्रभाव है माओवादी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर ऐसे मैप बनाएंगे तो ये है पूरा, नेपाल तक जाता है, ये रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इसमें सक्रिय हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, गढ़चिरौली का इलाका और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका आप मान सकते हैं। हाल की घटनाएं आपको बता ही दी है। CPIM के बारे में भी आपको बता दिया है। एम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, इसको एम कहा जाता है। और एम का अब एम हो चुका है, लग गए हैं इनके एल। हो गया आज का वीडियो, यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे जुड़े हुए MCQ इसमें दिए हुए होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।